अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जैसा कि हम पिछली कुछ वीडियोस से डिस्कस कर रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल की पूरी सिचुएशन को लेकर, खास तौर पर मिडल ईस्ट में भी ईरान की तरफ से जब अटैक्स किए जा रहे हैं यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसी दौरान पोर्ट ऑफ दुक्न पर एक मिसाइल अटैक हुआ है ईरान का, और इसके साथ साथ एक दो ड्रोन्स भी आके हिट हुए हैं। लेकिन जब मैं आपको पोर्ट ऑफ दुक्न की हिस्ट्री थोड़ी सी बताऊंगा या यहाँ किस किस कंट्री की फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होंगे। पोर्ट ऑफ दुक्न पर बेसिकली इंडियन नेवी की फैसिलिटीज मौजूद है, और वो पर्टिकुलर फैसिलिटीज हिट हुई हैं ईरानियन मिसाइल्स के थ्रू। इस चीज को लेकर इंडियन मीडिया पर तो मुकम्मल खामोशी है, लेकिन आज मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि इंडियन नेवी ने यहाँ फैसिलिटीज ली क्यों, और ओमान की स्पोर्ट पर इंडियन नेवी को किस किस्म का स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है कि इंडिया यहाँ अपनी नेवल वॉरशिप्स भी ड्रॉप करता है, प्लस इंडिया तजारती मामलात में पोर्ट को यूज करता है, इवन मिलिटरीली भी ये पोर्ट इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड इस्तेमाल कर रही होती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान को अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेहतर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ इवन पाकिस्तानी पोर्ट्स का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जो कि अभी हम कई चीजों में लैक कर रहे हैं। अगर मैं पोर्ट ऑफ दुक्न की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, 2005 में इंडिया और ओमान के दरमियान एमओयू साइन हुआ था मिलिट्री कोऑपरेशन का। इस एमओयू के तहत ये था कि ओमान की पोर्ट ऑफ दुक्न को इंडियन नेवी यूज कर सकती है अपनी वॉरशिप्स को रिफ्यूल करने के लिए। इवन यहाँ से लिमिटेड हद तक वेपन्स भी उन पर माउंट किए जा सकते हैं। मींस रिप्लेनिशमेंट का जो काम होता है कि आपका एमुनिशन अगर खत्म हो गया है तो आप ओमान की स्पोर्ट से वो एमुनिशन वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ साथ पोर्ट पर मल्टीपल फैसिलिटीज या आप समझ लें कि एरियाज होते हैं जो किसी कंट्री को आप किराए पर या लीज पर दे सकते हैं। सो उसके लिए भी इंडिया ने अप्रोच करना शुरू किया 2018 के बाद, क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर वो पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पर मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो वेस्टर्न साइड यानी कि मगरबी साइड पर भी उनके पास एक दो पोर्ट्स ऐसी होनी चाहिए जहां उनका इम्प्रिंट हो, जहां से वो इवन अपनी एक दो वॉरशिप्स को डिप्लॉय करते रहें या वहां अपनी वॉरशिप्स को रखें, ताकि पाकिस्तान को दोनों अतराफ से घेरा जा सके। इसी के लिए इंडिया का ज्यादा जोर था ईरान की चाबहार पोर्ट पर, लेकिन अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से चाबहार पोर्ट इंडिया को छोड़नी पड़ी। लेकिन 2023 में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, उन्होंने ओमान का दौरा किया था। दुक्न बेस का उन्हें स्पेशल दौरा करवाया गया। ये बेसिकली एक कमर्शियल पोर्ट भी है और ओमान की बहुत बड़ी नेवल बेस भी है, और इसी बेस पर ईरान के मिसाइल्स आकर भी लगे हैं। 2023 में इंडिया और ओमान के दरमियान ये पहला एग्रीमेंट हो गया था कि पोर्ट ऑफ दुक्न की कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटीज इंडियन नेवी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उससे इंडियन नेवी रिप्लेनिशमेंट, सप्लाईज और मेंटेनेंस और इवन रिपेयर जैसे काम कर सकती है, वहां पर अपनी नेवल शिप्स रख सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उससे इंडियन नेवी की जो प्रेजेंस थी वो मिडिल ईस्टर्न और खलीज फारस के रीजन के अराउंड हो गई। यही वजह थी कि इंडिया ने कुछ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी किए जब हाउथीज और यूएस के दरमियान 2023-24 में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और पाकिस्तान नेवी को सैंडविच करने का जो मंसूबा था इंडिया का, पोटेंशियली वो भी कामयाब होता हुआ नजर आया हमें। और पाकिस्तान नेवी ने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ओमान और दूसरी कंट्रीज के साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाया। इवन पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी अपनी बायलैटरल एक्सरसाइजेज इंक्रीज की, ताकि पाकिस्तान का भी खलीज फारस में एक इम्प्रिंट हो, और खलीज फारस के समुद्रों के साथ लगती हुई कंट्रीज के साथ पाकिस्तान नेवी भी बायलैटरल ऑपरेशंस कर रही हो या बायलैटरल पेट्रोल्स कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की मोर देन 90% जो तिजारत है वो समुद्री एरिया के थ्रू हो रही है। उसको सेफगार्ड करना पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान की सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि खलीज फारस और उससे आगे फिर बाब अल मंद तक जाती हैं, और इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू भी पाकिस्तान का जो ऑयल और एलएनजी वगैरह आ रही होती है, उसकी हिफाजत पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी है। और अगर किसी भी किस्म का तातुल आता है उसमें, या कोई कंट्री पाकिस्तान की तरफ आने वाले किसी तिजारती काफिले पर या किसी कार्गो शिप पर अटैक करती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना भी पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारियों में आता है। हालांकि पाकिस्तान नेवी को मिडिल ईस्ट में बहुत ईजिली एक नेवल बेस मिल सकती थी अगर पाकिस्तान अमेरिका की सपोर्ट कर देता हाउथीज के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने यमन के खिलाफ उस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था 2023-24 में, और यही वजह थी कि उसकी बजाय फिर ज्यादा फैसिलिटेशन इंडिया को मिल गई थी। हालांकि इंडिया ने भी डायरेक्टली यमन के खिलाफ अमेरिका के पैक्ट को ज्वाइन तो नहीं किया था, लेकिन इंटरनली इंडिया इजराइल की सपोर्ट में था और इजराइल ऑब्वियसली यमन के खिलाफ था। अब ईरान की तरफ से जो यहाँ 2 मिसाइल्स लैंड हुए हैं उसको लेकर उसके कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं, लेकिन ये वो पर्टिकुलर फैसिलिटीज हैं दुकम पोर्ट पर जहां इंडियन नेवी की फैसिलिटीज मौजूद हैं, और इंडियन नेवी की बेसिकली यहाँ वॉरशिप्स के लिए रिप्लेनिशमेंट और उनके स्पेयर्स वगैरह मौजूद होते हैं। और इवन इंडियन नेवी जिन सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ गार्ड कर रही होती हैं, उसके लिए इंडिया की कुछ शिप्स भी यहाँ परमानेंटली डिप्लॉय रहती है।
माजी में हम INS त्रिकंड जैसी शिप्स को यहाँ डिप्लॉयड देख चुके हैं जो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस भी करती रही हैं। और सर्विलेंस, जासूसी या निगरानी किस जगह की करती रही हैं वो हम सबको पता है कि अगर इंडिया की कोऑपरेशन इजराइल के साथ है तो वो जासूसी ईरान की पोर्ट्स पर भी करेंगी, बिकॉज इंडियन वॉरशिप्स पर लॉन्ग रेंज रेडार्स, लो ऑब्जर्वेबल रेडार्स मौजूद हैं जो बहुत लंबी रेंज पर आपको तमाम एरिया मैप आउट करके दे देते हैं। इसके साथ साथ ईरान के बिल्कुल साथ ही ईरान की ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की पोर्ट्स मौजूद है जो इंडिया के प्राइमरी टारगेट के तौर पर हमेशा रहता है। पाकिस्तान नेवी को इस पूरी इवॉल्विंग सिचुएशन में जहां ईरानियन मिसाइल्स ने अब चूंकि पोर्ट ऑफ दुक्कन को हिट किया है तो वहां से ये इंडियन नेवल फैसिलिटीज का पूरा कच्चा चट्टा भी हमारे सामने खुल चुका है। नॉर्मली इस पूरे एस्पेक्ट को इससे पहले ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता था या इसको हाईलाइट नहीं किया जाता था, बट अब इन रीसेंट अटैक्स के बाद ये पूरी सिचुएशन भी डिस्कस की जा रही है। पाकिस्तान नेवी के लिए ये चीज अहम है कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कैपेबिलिटीज पाकिस्तान नेवी अपनी बढ़ाए। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को ईरान, ओमान और इवन दूसरे कंट्रीज जो खलीज फारस और बहेरा अरब के अराउंड जिनके साहिली एरियाज हैं, जिनकी पोर्ट्स हैं, उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ानी पड़ती है तो पाकिस्तान नेवी को जरूर बढ़ानी चाहिए। और जियोपॉलिटिक्स इसी तरह ही काम करती है। बायलैटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाएं, इनकी पोर्ट्स पर अपनी शिप्स वगैरह को एज अ गुडविल जेस्चर भेजा जाए। आपको अगर फ्यूचर में MOU साइन करने पड़ते हैं वो भी करें। उससे फायदा ये होगा कि एक तो आप दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर अपनी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल को इन कंट्रीज का कोई मसला भी बनता है तो ये कंट्रीज आपकी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एहतराम करेंगे। अब अभी भी आप देखें तो कार्गो शिप्स हैं, पाकिस्तान की तरफ आने वाली किसी भी कार्गो शिप पर कोई अटैक नहीं हुआ है ईरान की तरफ से, बिकॉज उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, प्लस पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमेशा से ही एक अंडरस्टैंडिंग रही है और यही वजह है कि ईरान की तरफ से किसी भी पाकिस्तानी कार्गो को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान नेवी को भी दूसरी तरफ अपनी कुछ वीक लिंक्स को ठीक करने की जरूरत है। मैं वीक लिंक्स तो खैर इन्हें नहीं कहूंगा, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज जो ज्यादा बेहतर की जा सकती हैं। जैसा कि इंडिया अगर वेस्टर्न साइड से आपके खिलाफ कुछ सर्विलेंस करता है या इवन किसी कॉन्फ्लिक्ट में अटैक करने की कोशिश करता है तो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अभी जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है वो है स्मैश, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, लेकिन स्मैश 2 पर काम हो रहा है जिसकी रेंज रिपोर्टेडली 700 किलोमीटर या उससे ज्यादा होगी। और वो एक प्राइम वेपन सिस्टम होगा पाकिस्तान नेवी का जो ना सिर्फ ईस्टर्न साइड पर इंडिया को डेटर करेगा बल्कि इवन अगर वेस्टर्न साइड से भी इंडियन नेवी की कोई वॉरशिप एक्टिव होती है तो वो उसको डेटर करने का भी काम करेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।